संस्कृत के प्रेमियों, आज आपको हम कालिदास की शैली बताएंगे। क्या बताएंगे? कालिदास की शैली। आखिरकार आपको कालिदास की शैली, ये देखिए एक प्रश्न आता है कि कालिदास की शैली लिखिए, तो आपको किस प्रकार से कालिदास की शैली लिखना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जान लीजिए कि आखिरकार शैली क्या है। कालिदास तो एक व्यक्ति हैं, आप जानते हैं संस्कृत के महान एक कवि कालिदास हैं, जिनका अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध है और इन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम से ही विश्व की प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कालिदास की प्रथम रचना आपसे अगर कोई पूछता है तो ऋतु संहारम, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। तो जान लीजिए कि आखिरकार शैली क्या है। मैं आपको बता दूं कि शैली को रीत भी कहा जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए, ये जो शैली है इसका दूसरा नाम है रीति। ठीक है, अब रीत कितनी है आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, और शैली क्या है मैं आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक से समझा रहा हूँ। देखिए, शैली वो होती है जो कालिदास जो अपने रघुवंश महाकाव्य की और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो असीम, ये जो ग्रंथ लिखे हैं, नाटक लिखे और इन्होंने गीत काव्य लिखा, इनको जो इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे वर्णों का प्रयोग किया, वो आपकी जो है शैली के अंतर्गत व्यक्त होता है कि आखिरकार इन्होंने कैसी शैली का प्रयोग किया। तो शैली क्या है? अगर आपसे कोई पूछे जिसमें मधुर वर्णों द्वारा मधुर रचना होती, यानी कि कोई मधुर शब्द हैं, ठीक है, कोई मधुर यानी कि अच्छे शब्दों द्वारा, ठीक है, अच्छे शब्दों द्वारा जब कोई रचना होती है, ठीक है, कोई रचना होती है, कोई रचना होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शैली बोलते हैं, उसी को हम शैली कहते हैं या रीति कहते हैं, उसी को शैली या रीति के नाम से जाना जाता है। अब ये कितने प्रकार की हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, एक संस्कृत के विद्वान है जिनका नाम है वामन, आप वहाँ लिख भी सकते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वामन, अरे भाई देखो, वामन एक विद्वान है, इन्होंने काव्य शास्त्र के एक वामन जो विद्वान हैं, इन्होंने 3 शैलियाँ मान ली है। प्रश्न पूछा जाता है कि वामन ने कितनी शैली मानी, तो 3 शैली। कौन कौन सी? वैदर्भी शैली, ठीक है, वैदर्भी शैली मानी, और इन्होंने गौड़ी शैली मानी, और इन्होंने पांचाली शैली मानी। ठीक है, एक अलग विषय हो जाएगा कि वैदर्भी शैली कौन सी, गौड़ी और पांचाली कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक अलग वीडियो में। देखिए, जो वैदर्भी होती यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको माधुर वर्ण मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मधुर मिलेंगे। और ये जो गौड़ी शैली होती है, यहाँ पर आपको जैसे कोई कविता में ओज आ रहा है आपको, यानी कि अधिक उत्तेजना आ रही, तो ऐसी शैली हो जाएगी। पांचाली, ये दोनों शैलियों को मिलकर बनाई जाती है। तो इतना ये एक अलग विषय हो जाएगा आपको बताने का। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो कालिदास की शैली है, ठीक है, कालिदास ने कैसी शैली का प्रयोग किया है वो आपको जानना है, किस प्रकार से लिखना है। देखिए, कविता कामनी कांत कालिदास की शैली में कहीं उपमाओं का ललित्य है। कैसा? कहीं इनके यानी जो कालिदास जो शैली का प्रयोग करते हैं, इन्होंने कहीं उपमाओं का ललित है तो कहीं अर्थांतर न्यास का अर्थ गंभीर है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको लिखना है कि कालिदास शैली के माहिर कवि हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा ही उपमाओं का प्रयोग किया, क्योंकि आप जानते हैं उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संते त्रयो गुणा। अगर ये आपको याद रहे जो मैं बोला हूँ तो आप जो है वहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थांतर न्यास अर्थ गंभीर, और कहीं उत्प्रेक्षाओं की ऊंची उड़ान है तो कहीं प्रांजल पदावली का शौकुमार, कहीं प्रसाद है तो कहीं माधुर, कहीं कला प्रधान है तो कहीं कल्पना प्रधान है। यानी कल्पना के द्वारा भी कालिदास ने अपनी रचनाएं की है। ठीक है, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति उनके साथ गौरवों को क्या करती है, गौरव को अधिक संपन्न करती है। तो इस प्रकार से कालिदास की शैली में आपको लिखना है कि कालिदास उपमा में विख्यात ही हैं, आप जानते हैं। ठीक है, अब कालिदास की देखिए शैली पर आपको ध्यान क्या रखना है, कौन कौन सी हेडिंग रखना है। आप लिख लीजिए भाषा, ठीक है, कि भाषा कैसी प्रयोग हुई, और भावाभिव्यक्ति यानी उनके जो भाव हैं, भावाभिव्यक्ति किस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। और फिर इसमें आ जाएगा तीसरे नंबर में आपका जो रस है, यानी किस प्रकार के रस। जैसे आप जानते हैं कि कालिदास ने
जो भी रचनाएं लिखी उन्होंने ज़्यादातर श्रृंगार रस का प्रयोग किया, है ना, श्रृंगार रस का। और इनका फिर गुण लिख देंगे आप, कालिदास गुण और रीति, ठीक है, गुण और रीति और अलंकार। देखिए इसे आपको कैसे ध्यान रखना है, ये सब आप नाम को सुने सुने के भाषा जानते हैं, रस जानते हैं, गुण रीति अलंकार, ये सब आपका सुना सुना लगता। तो आपको पहले अपने दिमाग में ये बैठाइए कि अगर शैली का प्रश्न आएगा, कालिदास की शैली लिखना, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ लिखना है। उसमें हमको भाषा लिखनी है, उसमें हमको रस लिखना है, भाषा लिखनी है और रस लिखना है, उसमें हमें अलंकार लिखना है, ठीक है, अलंकार लिखना है, और उसी में हमको क्या लिखना है, रीति लिखना है, वो रीति हो गया, उसी में हमें गुण लिखना है, ठीक है, और भाव व्यक्ति। इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए एक अलग से कि कालिदास की शैली, इन्हें आप हेडिंग लिख लीजिए और सामने अपने चाहे चिपका लीजिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए कालिदास की भाषा कैसी थी। कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह सदा रसानुकूल होती थी, यानी कि कालिदास जैसी भाषा का प्रयोग करते थे वो लोगों को बहुत ही प्रभावित करती, बिल्कुल रस से भरी हुई। प्रकरण, प्रसंग या पात्र, वर्ण, विषय के अनुरूप ही इन्होंने शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यानी कालिदास जैसे पात्र होते हैं। अब देखेंगे कि आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे तो जो प्रियंवदा है वो थोड़ा ज़्यादा हंस हंस के बोलती है और ज़्यादा बातचीत करती है, वहीं जो अनसुईया होती है वो थोड़ा गंभीर स्वभाव की होती है और थोड़ा लजाने वाली स्वभाव की होती है। ये सब आप जो है जाने हैं कि किस प्रकार से इनका क्या है, ठीक है, और मैं डाल भी दिया हूँ तो उन्हें आप देख सकते हैं। और शब्दावली का प्रयोग है, इस प्रकार के माधुर्य के कारण उनके वाक्यों में संगीतात्मकता है, यानी कालिदास की जो भी वाक्य हैं उनमें एक संगीतात्मकता आपको मिलेगी, लयात्मकता आपको मिलेगी। इनका जो है दर्शन होता है, उनकी भाषा यानी कालिदास की जो भाषा है वो बिल्कुल सरल और मनोरम है। मनोरम यानी बिल्कुल सुंदर प्रतीत होने वाली है और बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है। लंबे समासों का प्रायः अभाव, यानी कि बड़े बड़े समासों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। अब भाई अगर बड़े बड़े समास प्रयोग कर देते हैं तो फिर वो भाषा अच्छी नहीं रह जाती है। छोटे समासों का प्रयोग करें, यानी कम बातों पर ज़्यादा अधिक बात कह देना। अब कालिदास का यह शब्द लागू उनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है, यानी कालिदास का यही परिचायक है। उन्होंने छोटे छोटे समासों का प्रयोग किया, उनकी भाषा बिल्कुल सरल है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उनकी भाषा कालिदास की सरल है, छोटे समासों का वो प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भाषा जो है एक अधिक चमत्कार उत्पन्न करती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। भाव अभिव्यक्ति में लिखेंगे कालिदास ललित भावों के कवि हैं। उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान है, मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पक पर परिलक्षित होता है। अब रस में आप ध्यान रखना कि कालिदास का अगर रस से आप पूछें तो कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। वे देखिए जो श्रृंगार रस है इसमें आपके दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग। वियोग को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार में जो नायक नायिका होते हैं दोनों मिलन की अवस्था में होते हैं, और विप्रलंब श्रृंगार में नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वे संभोग या संयोग कह लीजिए और विप्रलंब दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में सिद्धहस्त हैं। करुण रस के भी कतिपय वर्णन अत्यंत मार्मिक हैं, वीर रस के प्रसंग में यद्यपि कम है, यानी कालिदास के जो भी ग्रंथ उनमें वीर रस कम पाएंगे, तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी भी प्रकार से न्यून नहीं है। अन्य रसों का वर्णन भी इन्होंने अत्यल्प किया, यानी थोड़ा बहुत अन्य रसों का भी इन्होंने सहारा लिया, उनका भी प्रयोग किया। अब गुण और रीत में तो कालिदास रस सिद्ध कवि हैं। उनकी लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसादपूर्ण, लालित्य युक्त और परिष्कृत शैली, यानी कि इस प्रकार से सुसज्जित शैली, लालित्य शैली और जो प्रसाद गुण का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये जो कालिदास के हैं ये कालिदास को एक रस सिद्ध कवि सिद्ध करते हैं। ये सब चीज़ें उनके सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। अब देखिए वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास, तो कालिदास को वैदर्भी रीति जो थी, यानी कि वैदर्भी रीति बिल्कुल देखिए सरल, आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो वैदर्भी रीति कालिदास ज़्यादातर अधिकतर प्रयोग करते हैं। कालिदास इनके ग्रंथों पर आपको वैदर्भी रीति मिलेगी। मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव, छोटे समास युक्त पदों का होना, जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे समासों का प्रयोग करते हैं, और यही वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति में क्या होता है भाई, वैदर्भी रीति में बिल्कुल आप छोटे छोटे समासों का प्रयोग, यानी कि बड़े बड़े लंबे समास न पाएंगे,
ठीक है। मधुर रचना होती है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है। ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव होता है, यही वैदर्भी रीति है। कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये गुण हैं, 3 गुण हैं। प्रसाद, ओज और माधुर्य, तीनों गुणों की सत्ता पाई जाती है। अलंकार में लिखेंगे कालिदास के काव्यों में अलंकार विधान अनायास सिद्ध है। पद पद पर अनुप्रास, यानी कि अनुप्रास अलंकार का, उपमा अलंकार का, रूपक और दीपक, ठीक है, अर्थांतरन्यास और उत्प्रेक्षाओं के दर्शन होते हैं। यानी कि कालिदास जो है अगर आप करेंगे कि अलंकार में, तो कालिदास ने अलंकारों की भी एक छटा दर्शनी की है। उसमें भी इन्होंने अलंकार जैसे यमक, अतिशयोक्त, दीपक, व्यतिरिक्त और प्रति जो है प्रति वस्तुपमा और श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम आदि अलंकारों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया। तो इनमें से आप कुछ प्रमुख अलंकार लिख लीजिए, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, उपमा के लिए तो कालिदास प्रसिद्ध हैं, और रूपक, दीपक, अर्थांतरन्यास। तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, दीपक, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, यमक कर लीजिए, इन आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। पूरे अलंकार अन्य ध्यान रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अब आगे लिखना है आपको कि अलंकारों में भी सुंदर प्रयोग मिलते हैं। उपमा यानी जो उपमा अलंकार है वो कालिदास का प्रिय अलंकार है। ये प्रश्न में भी पूछा जाता है कि कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार है, ठीक है, ये अलग से आप लिख लीजिए। उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनमें लिंग साम्य और भाव साम्य और रमणीयता का जो है, अनुपम जो है समन्वय मिलता है। यानी कि जो है वो जिस प्रकार से कालिदास का ललित भाव का उपयोग करते हैं, बिल्कुल साम्य भाव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप रघुवंश का एक श्लोक देख लीजिए, अगर आपको वहाँ याद रहे तो आप लिख सकते हैं कि पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रतयोद्गता पार्थिव धर्मपतन्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिन छपामाद्य गते वसंदा। ये आपके यानी कि जो द्वितीय सर्ग है अभिज्ञान, तो वो रघुवंश महाकाव्य का, रघुवंश में आपके 19 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। ये आपके परीक्षा में पूछेंगे कि रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग हैं। तो ये आपके द्वितीय सर्ग का ये 20वां श्लोक है कि पुरस्कृता वर्तमानि पार्थिवेन प्रतयोद्गता पार्थिव धर्मपतन्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिन छपामाद्य गतेव संध्या। अब यहाँ देखिए आप कि नंदिनी गाय राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच वैसे ही शोभा पा रही है जैसे दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्ण संध्या, ठीक है। अवा किरण बाल लता प्रसूने आचार्य लाजार्यु पौर कन्या। अवा किरण बाल लता प्रसूने आचार्य लाजार्यु पौर कन्या। देखिए, दिलीप के ऊपर, यानी जो दिलीप, राजा दिलीप है, उनके ऊपर बाल लताओं ने फूलों की उसी प्रकार जो है वर्षा की, जैसे नगर की कन्याएं मंगलार्थक धान के लावों की, यानी जो धान होता है ना, तो धान के लावों की जो है वर्षा करती हैं। अर्थांतरन्यास में कवि एवं व्यवहारिक ज्ञान उच्च रूप में प्रकट हुआ है। उनके अर्थांतरन्यास यानी सुभाषित के रूप में जो है प्रचलित हैं। कहा भी गया है, देखिए, ये अगर आपको संस्कृत अगर याद रहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। अब देखिए, वर्णन वैचित्र में आपको लिख देना है कि कालिदास के वर्णों में वैचित्र वैविध्य दोनों हैं। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। मनोभावों का विशद वर्णन और प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति, वर्णों में सजीवता और स्वाभाविकता, भाव अनुकूल पद विन्यास, तात्विक वर्णों के साथ व्यंजनावृत्ति का आश्रय और कला में कल्पना का संयोग और सरल भावों में भावों की अभिव्यक्ति आदि गुण कालिदास के वर्णों की विशेषताएं हैं। संध्या काल में सूर्यास्त का कितना मनोरम ये जो है वर्णन करते हैं। अब ये आपका लास्ट है, तो इसे आप जैसे कि ये वाला भी अगर आपको याद रहे तो आप लिख सकते हैं
कि संचार पूतानि दिगंतराणि, संचार पूतानि दिगंतराणि, कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं, प्रचाक्रमे पल्लवराग्रताम्रा, प्रभा पतंगस्य मुनेस्य धेनु। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि प्रचक्रमे पल्लवराग्रताम्रा, प्रभा पतंगस्य मुनेस्य धेनु। छंद योजना में कालिदास ने छंदों का भी बहुत अति कुशल प्रयोग किया। वे भावानुकूल छंदों का प्रयोग करते हैं, यानी जब करुण भाव आता है तो करुण यानी करुण रस का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्त करने के लिए मंदाक्रांता आदि छंदों का, क्योंकि मंदाक्रांता करुण के लिए ही जाना जाता है। मंदाक्रांता बिल्कुल मंथर गति से चलेगा, धीमे धीमे प्रयोग। देखिए, गहन एवं गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए वे शार्दुल विकीर्णित छंद का प्रयोग करते हैं। रघुवंश और कुमार संभव ये दो महाकाव्य हैं कालिदास के। इसमें आपके 19 सर्ग हो जाएंगे और इसमें आपके कुमार संभव में इसमें आपके 17 सर्ग हो गए। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कालिदास के छोटे छंद अधिक प्रिय थे बड़े छंदों का, यानी जो छोटे छंद थे वो कालिदास को बहुत ही प्रिय थे, और बड़े छंदों का इन्होंने सर्ग के अंत में ही प्रयोग किया। कुछ छोटे छंद भी, जैसे कि अनुष्टुप, इनका अति प्रिय छंद कहा जाता है। कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व साहित्य में असाधारण स्थान प्रदान करती है। उन्होंने महाकाव्य, गीति काव्य तथा नाट्य रचना सभी में अपनी जो है प्रखर प्रतिभा का जो है समान परिचय दिया। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि भाई कालिदास की शैली में ये जो मैं हेडिंग आपको बता दिए, इन हेडिंगों का आपको जो है प्रयोग करना है, तो आप जो है बिल्कुल अच्छा लिख पाएंगे। मुझे आशा है कि ज़रूर आप लिखेंगे। अब ये इसके बाद हम जो है आपको उपमा कालिदास से, यानी कि उपमा के लिए कालिदास किस प्रकार से लिखना है, इसको भी हम आपको बताएंगे, और बिल्कुल आसानी पूर्वक से ये आपको पूरे श्लोक जो है याद करा देंगे। ठीक है, तो ये अपने मित्रों तक जरूर शेयर करा करिए, अपने जो भी साथी हों उन्हें भी बताइए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल पाए। और संस्कृत के लिए आपको भटकना नहीं है, संस्कृत के लिए समर्पित है, और हिंदी भी हम जो है डालेंगे, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।